हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हम सभी ने क्लास 10 सिविक्स के सिलेबस को डिस्कस किया था और देखा था कि हमारे क्लास 10 सिविक्स के सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। आज हम उन्हीं में से सबसे पहला चैप्टर यानी कि पावर शेयरिंग की शुरुआत करने वाले हैं और हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पावर शेयरिंग। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स को। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे आज के इस लेक्चर का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू पावर शेयरिंग। इस टॉपिक में मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूं पावर शेयरिंग से और हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार पावर शेयरिंग का ये आइडिया इमर्ज क्यों हुआ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इन अ डेमोक्रेसी all power does not rest with any one organ of the government। यानी कि डेमोक्रेसी में या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी सारी की सारी गवर्नेंस की पावर किसी भी गवर्नमेंट के एक ऑर्गन के हाथों में नहीं होती है। यानी कि ये पावर कभी भी कंसंट्रेटेड नहीं होती है, डिवाइडेड होती है। आप सभी को याद होगा क्लास 9th में आप सभी ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था और डेमोक्रेसी के कोर फीचर्स को भी समझा था। उन्हीं में से एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही था कि डेमोक्रेसी में पावर कभी भी कंसंट्रेटेड नहीं होती है और यही आइडिया पावर शेयरिंग का भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इससे पहले मैं पावर शेयरिंग के बारे में आपको और बताऊं, एक बार हम सभी अपना बेस क्लियर कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये ऑर्गन्स जिनकी बात यहाँ पर हो रही है, ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के जो स्टेट होती है या जो गवर्नमेंट होती है, वो ज्यादातर 3 ऑर्गन से फॉर्म होती है। अब यहाँ पर मैंने स्टेट लिखा है, लेकिन स्टेट का मतलब इधर कोई राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब है कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल एंटिटी जो सोसाइटी को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है और सोसाइटी के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आपकी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। अब हमने स्टेट के बारे में समझ लिया, तो एक एक करके देख लेते हैं कि हमारी ये स्टेट किन ऑर्गन से फॉर्म होती है। हमारे स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला है जुडिशरी, उसके बाद है लेजिस्लेचर और तीसरा ऑर्गन है हमारा एग्जीक्यूटिव। तो वन बाय वन इन ऑर्गन्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑर्गन है हमारा जुडिशरी, यानी कि हमारे कोर्ट्स। हमारे जुडिशरी गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी सोसाइटी में जस्टिस को अपहेल्ड करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है और ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी दूसरा गवर्नमेंट का ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज ना करे। अगर हम बात करें हमारे देश की जुडिशरी की, तो हमारी जुडिशरी भी 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। हमारे जुडिशरी में सबसे ऊपर लेवल पे आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद हमारे आते हैं हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया और सबसे नीचे 3rd लेवल पे हमारे आते हैं लोअर कोर्ट्स। हमारे देश की जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री रूल ऑफ लॉ से चले। तो ये तो बात हो गई जुडिशरी की। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे ऑर्गन के तरफ, यानी कि लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो बॉडी या वो ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो हमारे देश के लिए लॉज बनाती है, यानी कि ये गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग बॉडी है। अगर हम बात करें हमारे देश की लेजिस्लेचर की, तो हमारे देश का लेजिस्लेचर का मतलब है हमारी पार्लियामेंट, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, हमारे 2 हाउसेज आते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर्स आते हैं। हाउसेज से मेरा मतलब है सबसे पहला हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि हमारी लोकसभा, जहां पर हम अपने लीडर्स को चुनते हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा, जहां पर हमारे देश के अलग अलग राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारी ये लेजिस्लेचर या फिर हमारी ये पार्लियामेंट हमारे लिए बिल्स को ड्राफ्ट करती हैं, उनके ऊपर डिबेट करती हैं, उन बिल्स को पास करती हैं और फिर जाकर वो बिल लॉज में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि कन्वर्ट होते हैं। और ये सभी लॉज हमारे वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। लेजिस्लेचर के बाद हमारा तीसरा ऑर्गन है
एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो ऑर्गन जो हमारे देश के बने हुए लॉज को इम्प्लीमेंट करता है या फिर इन्फोर्स करता है। एग्जीक्यूटिव हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन को भी रन करता है। अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो हमारे देश में ये भी 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है यूनियन, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। उसके बाद आता है स्टेट लेवल, जिसमें हमारे स्टेट के गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। और तीसरा लेवल है लोकल, जिसमें हमारी म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत आती हैं। इसके साथ साथ हमारे और भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, जैसे कि हमारे सिविल सर्वेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आईपीएस या आईएएस ऑफिसर्स। और ये सब इंश्योर करते हैं कि जितने भी लॉज हमारे लेजिस्लेचर बना रही है वो सोसाइटी में, कंट्री के हर एक लेवल तक पहुंचे। तो ये तो बात हो गई हमारे गवर्नमेंट के, हमारे स्टेट के तीनों ऑर्गन्स की। अब हमारा बेस क्लियर हो चुका है, तो हम तैयार हैं ये समझने के लिए कि पावर शेयरिंग क्या होता है। तो चलिए पावर शेयरिंग की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर शेयरिंग is an intelligent sharing of power among the different organs of the government। यानी कि पावर शेयरिंग एक इंटेलिजेंट शेयरिंग है पावर की गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। अब आप सभी यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर का मतलब है कि अथॉरिटी को, पावर को, फंक्शंस को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बैलेंस्ड और स्ट्रैटेजिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना अलग अलग ऑर्गन्स और पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच में, ताकि स्टेट में, गवर्नमेंट में एक बैलेंस मेंटेन रहे और कोई भी एक ऑर्गन के पास सारी की सारी पावर कंसंट्रेटेड ना हो। यानी कि पावर को जब हम ऐसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करते हैं जिससे कोई भी एक ऑर्गन के पास दूसरे ऑर्गन से ज्यादा पावर ना हो और तीनों ही इंडिपेंडेंट हो, तीनों के पास सेपरेट पावर्स हो और इक्वल पावर्स हो, तो उसको हम इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर यानी कि पावर शेयरिंग कहते हैं। मैंने अभी आप सभी को बताया कि ये तीनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट होते हैं और इन सभी की अलग अलग पावर्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इन तीनों का साथ मिलकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टेट की एक अच्छी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को फिर भूलेंगे नहीं। ये एग्जाम्पल है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की थ्योरी का, यानी कि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, जहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टेट और स्टेट की फंक्शनिंग के साथ कंपेयर किया गया है। इस थ्योरी के हिसाब से एक ह्यूमन बॉडी है और हमारे ह्यूमन बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं। हमारा ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, ऐसे कई ऑर्गन्स हैं और सभी ऑर्गन्स की अपनी अपनी पावर्स, अपने अपने फंक्शंस हैं। अब मान लीजिए कोई एक भी ऑर्गन ने आज काम करना बंद कर दिया, तो क्या हमारी बॉडी उतनी ही हेल्दी तरीके से फंक्शन कर पाएगी? नहीं। अगर हमारा एक भी ऑर्गन आज खराब हो जाए या बंद हो जाए तो उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे शरीर पर पड़ेगा। हमारे बाकी के ऑर्गन्स भी शायद सही से काम ना कर पाए और इवेंचुअली शायद हमारी बॉडी भी कोलैप्स कर जाए। इसीलिए हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए और बाकी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा हर एक ऑर्गन अपना फंक्शन अच्छे तरीके से, एक हेल्दी तरीके से कंटिन्यू करे। उसी तरीके से हमारी स्टेट भी है और हमारे स्टेट के ऑर्गन्स भी हैं जो इस स्टेट को फॉर्म करते हैं। अगर हमारा एक भी स्टेट का ऑर्गन काम करना बंद कर दे या सही तरीके से अपना काम ना करे, तो उसके वजह से हमारी स्टेट, हमारी सोसाइटी भी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। अब मान लीजिए हमारी जुडिशरी ने काम करना छोड़ दिया, तो क्या हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन कर पाएगा? या फिर लोगों को जस्टिस कौन देगा? और अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने अपनी पावर्स को मिसयूज करना शुरू कर दिया और अपने मन मुताबिक डिसीजंस लेने शुरू कर दिए, तो उनको रोकेगा कौन? इन्हीं सब चीजों के लिए जुडिशरी की हमें जरूरत है
और साथ ही साथ सभी ऑर्गन्स का साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये सब काम करेंगे तो ही स्टेट स्मूथ तरीके से फंक्शन कर पाएगी। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है और क्यों पावर शेयरिंग में हर एक ऑर्गन का साथ मिलकर काम करना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर क्यों पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज हुआ, यानी कि क्यों अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में या अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच में पावर को शेयर किया गया। अब आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक नया कॉन्सेप्ट है। पहले के टाइम में डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी। पहले काफी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम थे, जहां पर पावर ज्यादातर या तो किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी या फिर एक छोटे से ग्रुप के पास होती थी। वो ग्रुप उन लोगों का होता था जो सोसाइटी के एलीट होते थे, यानी कि वो लोग जिनके पास बहुत पैसे होते थे या जो लोग बहुत पावरफुल होते थे। और यही एक व्यक्ति या वो एक ग्रुप पूरी सोसाइटी को रूल करता था और उन्हीं के पास अनलिमिटेड एब्सोल्यूट पावर होती थी। अब ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से पावर को शेयर करने की जरूरत आ गई? जब पावर आप कभी किसी भी एक व्यक्ति को दे दोगे या किसी एक ग्रुप को दे दोगे, तो वो इंसान या वो ग्रुप अपने मुताबिक ही डिसीजंस लेगा। वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लेगा और कई बार अपनी उस अनलिमिटेड पावर का भी वो मिसयूज करेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे इस दुनिया में भी। लीडर्स ने, ग्रुप्स ने अपनी अनलिमिटेड पावर को, एब्सोल्यूट पावर को मिसयूज करना शुरू कर दिया और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिससे पूरी सोसाइटी पर काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सभी ने क्लास 9th की हिस्ट्री में भी पढ़ा है। मैं बात कर रही हूँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की। इनके पास भी एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर थी जर्मनी के ऊपर। ये सारे डिसीजंस लेते थे कंट्री के लिए और इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया, एब्सोल्यूट पावर को गलत तरीके से यूज किया, जिसके वजह से इनकी खुद की कंट्री में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ बहुत ही बुरा हुआ और इनफैक्ट जर्मनी के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गई, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को झेलने पड़े। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारी की सारी पावर सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में दे दी थी जो पूरी की पूरी कंट्री को चला रहा था। इसीलिए ये रियलाइज किया गया कि पावर को शेयर करना कितना ज्यादा जरूरी है। इसका एक और कारण भी था और वो कारण था सोशल डाइवर्सिटी। हमेशा से हमारी सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते आए हैं। धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर पावर जब किसी एक ग्रुप के पास थी तो दूसरे ग्रुप को ये फील होने लग गया कि हमें माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, हमें भी पावर चाहिए और रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये सोशल डिफरेंसेस जो सोसाइटी में थे वो डिविजन्स में बदल गए और वो डिविजन्स कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल गए, जिसकी वजह से कम्युनिटीज में आपस में लड़ाइयां होने लग गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा खुद का देश है। जब हमारे देश में पार्टीशन हुआ 1947 में, जिसके बाद हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान। और इस पार्टीशन के भी 2 ही यही सेम रीजन थे। सबसे पहला सोशल डिफरेंसेस और दूसरा पावर। तो इसीलिए ताकि सोसाइटी में सोशल डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, सब लोगों को, सब ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिले, पावर मिले, उनकी भी आवाज वो उठा पाएं और उनके इंटरेस्ट पूरे हों। इन्हीं सब बातों के वजह से पावर शेयरिंग जैसे आइडिया को डेमोक्रेसी में अडैप्ट किया गया और देशों ने इम्प्लीमेंट किया पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर को। हमारे खुद के देश में भी पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। अब आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि क्यों पावर शेयरिंग के इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया गया, अडैप्ट किया गया और क्यों पावर को शेयर किया गया अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पावर शेयरिंग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।